हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज नगरदा, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस व्याख्यान में आज का ये व्याख्यान फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम इन लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्म से रिलेटेड है। दी गई समस्या को गणितीय रूप में या रेखीय प्रक्रमण समस्या के रूप में किस प्रकार तैयार करते हैं यह देखेंगे। इस लेक्चर में हमने व्यावसायिक गणित डॉक्टर एस.एम. शुक्ल साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की बुक से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उन्हें समझाते हैं। आज की लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, अल्पाहार के दो प्रकार के पैकेट पी तथा क्यू हैं। यह दावा किया जाता है कि एक व्यक्ति के लिए कम से कम प्रतिदिन 24 इकाई कैल्शियम, 5 इकाई प्रोटीन तथा 8 इकाई कार्बोहाइड्रेट चाहिए। पैकेट पी में 6 इकाई कैल्शियम, 5 इकाई प्रोटीन तथा 6 इकाई कार्बोहाइड्रेट हैं तथा पैकेट क्यू में 4 इकाई कैल्शियम, 5 इकाई प्रोटीन तथा 6 इकाई कार्बोहाइड्रेट हैं। पैकेट पी का मूल्य 1 रुपये तथा पैकेट क्यू का मूल्य 2 रुपये है। पी तथा क्यू पैकेट का वह न्यूनतम सहयोग ज्ञात कीजिए जिससे उपभोक्ता को न्यूनतम कैल्शियम, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएं। इस समस्या को गणितीय रूप में लिखिए। क्वेश्चन इंग्लिश में, P and Q are two type of packet of breakfast. A person requires 24 unit of calcium, 25 unit of protein and 18 unit of carbohydrate daily. Packet P contains 6 unit of calcium, 5 unit of protein and 3 unit of carbohydrate, and packet Q contains 4 unit of calcium, 5 unit of protein and 6 unit of carbohydrate. The price of packet P is ₹1 and that the packet Q is ₹2. Formulate the problem as a linear programming problem to obtain optimum combination of P and Q so that the consumer get a minimum requirement of calcium, protein and carbohydrate। इस समस्या का सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ एक्सरसाइज कर ली है ताकि वीडियो का टाइम बचाया जा सके। इस प्रॉब्लम का ऑब्जेक्ट है अल्पाहार पर किए जाने वाले व्यय का न्यूनतमीकरण। यहाँ पर मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रेकफास्ट करना है। यहाँ पर हम पी तथा क्यू पैकेट ऐसे खरीदना चाहेंगे ताकि कम से कम व्यय कर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम की पूर्ति कर सकें। तो मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर यहाँ का ऑब्जेक्ट होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हमारा निर्णय चर क्या है, हमें क्या निर्णय लेना है, डिसीजन वेरिएबल हमारा क्या है। डिसीजन वेरिएबल है खरीदे जाने वाले पी तथा क्यू पैकेटों की संख्या को निकालना। नंबर ऑफ पी एंड क्यू पैकेट परचेज्ड यहाँ पर कैलकुलेट करना है। हम एज्यूम कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि खरीदे गए पी पैकेटों की संख्या x है। लेट द नंबर ऑफ पी पैकेट परचेज इक्वल टू x और नंबर ऑफ क्यू पैकेट परचेज, क्यू पैकेट खरीदे गए हैं y, तो खरीदे गए पी पैकेटों की संख्या x और खरीदे गए क्यू पैकेटों की संख्या y हो जाएगी। अब हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन निकल आएगा, उद्देश्य फलन निकल आएगा। उद्देश्य फलन है अल्पाहार पर किए जाने वाले व्यय का न्यून करना। एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रेकफास्ट को हमें मिनिमाइज़ करना है। अब पी पैकेट की प्राइस ₹1 पर पैकेट है और क्यू पैकेट का प्राइस यहाँ पर क्यू पैकेट का प्राइस जो है वो है ₹2 पर पैकेट। अब हमें मालूम है कि नंबर ऑफ़ पी पैकेट हमने x खरीदे हुए हैं जो ₹1 की रेट से आते हैं और क्यू पैकेट हमने y खरीदे हुए हैं जो ₹2 की रेट से आते हैं और इक्वल टू z हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू z होगा और वैल्यू ऑफ z हमारी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमाइज़ करना है, वैल्यू हमारी न्यूनतम होना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन हो गया और ऑब्जेक्ट फंक्शन हो गया x + 2y = z।
अब हम देखते हैं कि निवात क्या है। पहला निवात हमारा कैल्शियम के लिए निवात होगा, तो कैल्शियम के लिए अपन देखते हैं। तो कैल्शियम के लिए ये निवात फॉर कैल्शियम। अब कैल्शियम के लिए क्या कॉन्स्टेंट्स है? क्वेश्चन में बोला गया है कि कम से कम 24 इकाई कैल्शियम की प्रतिदिन होना चाहिए। तो ये यहाँ पर लिखा है P तथा Q पैकेटों से कम 24 इकाई कैल्शियम प्राप्त होना चाहिए। एटलीस्ट 25 यूनिट ऑफ कैल्शियम हमें रिसीव होना चाहिए। अब पी वाले पैकेट में, एक पैकेट में कैल्शियम की जो यूनिट है वो 6 होती हैं और क्यू वाले पैकेट में कैल्शियम की यूनिट 4 होती हैं। अब पी वाले हमने एक्स पैकेट परचेज़ किए हुए हैं और एक पैकेट में 6 यूनिट, 6 इकाई प्रति पैकेट होती है। 6 इकाई प्रति पैकेट, एक पैकेट से हमें 6 यूनिट मिलती हैं। ये हमने क्यूब वाले जो पैकेट हैं तो वाई परचेज़ किए हुए हैं और यहाँ से 4 इकाई प्रति पैकेट मिलती है। तो 4 इकाई प्रति पैकेट, और यह है हमारा, यदि इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा हमारा 4y, और ये ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 24 से। 24 से ज़्यादा यूनिट होना चाहिए, 24 से कम यूनिट ऑफ कैल्शियम नहीं होना चाहिए। ये कैल्शियम के लिए हो गया। इसी प्रकार आगे देखते हैं। आगे हमारा है प्रोटीन के लिए निवात। कॉन्स्टेंट्स फॉर प्रोटीन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बोला गया है कि P तथा Q पैकेटों से कम 25 इकाई प्राप्त होना चाहिए। 25 इकाई प्रोटीन प्राप्त होना चाहिए। अब 25 इकाई प्रोटीन हमें चाहिए है। नंबर ऑफ पैकेट यहाँ पर हमारे P वाले X हैं और एक पैकेट से 5 इकाई प्रति पैकेट मिलता है। एक पैकेट से हमें 5 यूनिट ऑफ प्रोटीन मिलता है। Q वाले हमने Y परचेज़ किए हुए हैं, इससे भी हमें 5 यूनिट पर पैकेट मिलता है, 5 इकाई प्रति पैकेट मिलता है। तो टोटल यूनिट कितनी हो गई? 5 से हो गया 5x और ये हो जाएगा 5y, और ये ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 25 यूनिट से ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए, उससे कम प्रोटीन नहीं होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए निवात देखेंगे। कॉन्स्टेंट्स फॉर कार्बोहाइड्रेट, कम से कम हमें 18 इकाई कार्बोहाइड्रेट चाहिए है। P प्रकार के X पैकेट ख़रीदे हैं और 3 इकाई प्रति पैकेट वहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलती है। Q प्रकार के Y पैकेट ख़रीदे हैं जहाँ से 6 इकाई प्रति पैकेट कार्बोहाइड्रेट मिलती है, और ये टोटल हमारा बड़ा और बराबर होना चाहिए 18 से। तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल 18 होना चाहिए। ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट का निवात। अब हम देखते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशन, अऋणात्मक शर्त। नॉन नेगेटिव कंडीशन ये होगा नॉन नेगेटिव कंडीशन हमारी ये होगी कि खरीदे जाने वाले पैकेटों की संख्या ऋण में नहीं हो सकती, या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा। तो खरीदे गए P पैकेट हमारे X हैं जिनका नंबर ग्रेटर देन इक्वल होगा 0। खरीदे गए Q पैकेट हमारे Y हैं, उनका नंबर ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 से ज़्यादा होगा या 0 होगा लेकिन 0 से कम, यानी ऋण में नहीं हो सकता, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। इस प्रकार दी गई समस्या का गणितीय रूप होगा फॉर्मुलेट दी गिवन प्रॉब्लम मैथमेटिकली। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो फंक्शन निकला वो निकला x प्लस 2y इक्वल टू z, और वैल्यू ऑफ z हमारी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, न्यूनतम वैल्यू रखना है।
अब हमारा नंबर 1 जो था वो कांस्टेंट जो था वो कैल्शियम से बना हुआ है। हमारा जो इक्वेशन वो है 6x + 4y ग्रेटर देन इक्वल 24। अब प्रोटीन से जो बना हुआ है वो 5x + 5y ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 25। और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है 3x + 6y ग्रेटर देन इक्वल 18। नॉन नेगेटिव कंडीशन वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा और वैल्यू ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आज के लेक्चर का दूसरा सवाल है, एक प्रकार की मुर्गियां 40 रुपये प्रति मुर्गी के हिसाब से खरीदी जा सकती है, जबकि दूसरी प्रकार की मुर्गियों का मूल्य 100 रुपये प्रति मुर्गी है। पहले प्रकार की मुर्गियां 3 अंडे प्रति सप्ताह देती है, जबकि दूसरे प्रकार की 5 अंडे प्रति सप्ताह। एक अंडे का मूल्य 1.50 रुपये है। एक मुर्गी के खाने का खर्च 3 रुपये प्रति सप्ताह है। यदि एक व्यक्ति के पास मुर्गियां खरीदने के लिए 5,000 रुपये हों तो उसे प्रत्येक प्रकार की कितनी मुर्गियां खरीदनी चाहिए ताकि उसे 100 रुपये से अधिक का लाभ मिल सके। यह मानते हुए कि व्यक्ति 50 से अधिक मुर्गियां मकान में नहीं रख सकता। इस समस्या को रेखीय प्रक्रमण समस्या के रूप में लिखिए, यह ज्ञात करने के लिए कि वह व्यक्ति प्रत्येक प्रकार की कितनी मुर्गियां खरीदे। इंग्लिश में, 1 kind of hens can be brought for ₹40 each, but another kind costs ₹100. First kind hens lay 3 eggs per week and another 5 eggs per week, each egg being worth ₹1.50. A hen costs ₹3 per week to feed. If person has only ₹5,000 to expend for hens, how many of each kind should the person buy to gain a profit of more than ₹100 per week? Assuming that the person cannot house more than 50 hens, formulate the problem as a linear programming problem to determine the number of each kind of hens the person should buy. चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, समस्या का उद्देश्य क्या है, लाभ का अधिकतमीकरण करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है। हम मुर्गी पालन से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। निर्णय चर क्या होगा, डिसीजन वेरिएबल, प्रत्येक प्रकार की खरीदी जाने वाली मुर्गियों की संख्या निकालना, यहाँ पर हमारा डिसीजन वेरिएबल है। हमें डिसाइड करना है द नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ हैंस बाय या परचेज्ड। हम मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि पहले प्रकार की खरीदी गई मुर्गियों की संख्या बराबर x है। लेट द नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ हैंस परचेज इक्वल टू x, और दूसरे प्रकार की खरीदी गई मुर्गियों की संख्या बराबर y होगा। सेकेंड काइंड ऑफ हैंस परचेज इक्वल टू y। अब हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या होगा, हम अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्ट है। प्रॉफिट निकालना यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। ये मुर्गी पालन व्यवसाय है, यहाँ पर हम मुर्गी पालेंगे, मुर्गी पालने से अंडे मिलेंगे, अंडों के बेचने से हमें सेल्स रिसिप्ट होगी, विक्रय प्राप्ति होगी। इस विक्रय प्राप्ति में से जो हमारी कॉस्ट है मुर्गी पालन में मुर्गियों को खाने पर जो दिया गया व्यय है उसे घटाना होगा। इस प्रकार प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होगा। अंडों के विक्रय से प्राप्त राशि में से मुर्गियों के खाने का व्यय घटा देंगे। मुर्गियां भी हमारी 2 प्रकार की हैं, तो दोनों पर अलग अलग प्रॉफिट होगा। हम देखें पहले प्रकार की मुर्गी से कितना प्रॉफिट होता है। पहले प्रकार की मुर्गियों से प्रॉफिट, पहले प्रकार की मुर्गियों के प्रॉफिट में हमें बताया गया है कि पहले प्रकार की मुर्गी जो है वो 3 अंडे प्रति सप्ताह देती है, वो हमें 3 अंडे प्रति सप्ताह देती है। और पहले प्रकार की खरीदी गई मुर्गियां एक्स हैं। हमारे पास नंबर में वो जो मुर्गियां हैं वो एक्स हैं और 3 अंडे प्रति सप्ताह देती है। 3 अंडे प्रति सप्ताह मुर्गी हमें देती है। एक मुर्गी यदि 3 अंडे देगी तो एक्स मुर्गी हमारे पास जो होंगे 3x अंडे हो जाएंगे। और अंडे को जो बेचा जाता है वो ₹1.50 प्रति अंडे की रेट से बेचा जाता है।
एक अंडा यदि 1 रुपये 50 पैसे की रेट से बिक जाता है तो टोटल हमारे पास जो रिसिप्ट होगी वो 4.5x रुपीज़ हो जाएगी। अब एक मुर्गी खाने पर 3 रुपये खर्च करती है, मुर्गी के खाने पर 3 रुपये खर्च होते हैं एक मुर्गी पर, तो x मुर्गियां हैं और एक मुर्गी पर 3 रुपये खर्च होते हैं। इस प्रकार टोटल हमारा एक्सपेंस जो होगा वो 3x हो जाएगा। तो इस 4.5 में से 3x रुपीज़ इसका खाने का व्यय घटा देंगे तो पहले प्रकार की मुर्गी पर हमें प्रॉफिट होगा 1.5x रुपीज़। तो ये पहले प्रकार की मुर्गी का प्रॉफिट हो गया। सेम प्रोसीजर को लगाते हुए दूसरे प्रकार की मुर्गियों का प्रॉफिट निकालेंगे। दूसरे प्रकार की मुर्गियों पर लाभ, दूसरे प्रकार की मुर्गियों पर क्या लाभ हो रहा है ये हम सेम टू सेम कैलकुलेट करेंगे। दूसरे प्रकार की खरीदी गई मुर्गियों की संख्या हमारे पास y है। दूसरे प्रकार की एक मुर्गी सप्ताह में 5 अंडे देती है, 5 अंडे प्रति सप्ताह देती है और अंडे जो हैं वो बेचे जाते हैं 1.5 रुपीज़ पर वीक के हिसाब पर अंडे के हिसाब से। अब एक मुर्गी यदि 5 अंडे देती है तो वाई मुर्गी हमें 5y अंडे देगी और इसे 1.5 की रेट से बेचा जाएगा। और एक मुर्गी के खाने का व्यय एक मुर्गी के खाने का जो व्यय है वो 3 रुपये है। तो हमने नंबर में y हैं और एक मुर्गी 3 रुपये का खाती है तो हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा 3y और इस प्रकार ये कैलकुलेट हो जाएगा तो हो जाएगा 7.5y माइनस 3y और इक्वल टू हो जाएगा 4.5y और ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। पहले प्रकार की मुर्गी से प्रॉफिट 1.5x और दूसरे प्रकार की मुर्गी से प्रॉफिट हुआ 4.5y इक्वल टू z और z की वैल्यू यहाँ पर हमारी कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अधिक से अधिक लाभ कमाना हमारा ऑब्जेक्ट है तो वैल्यू ऑफ z हमारा अधिकतम होना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन हो गया। अब हम देखते हैं पूंजी का निवाद, कॉन्स्टेंट्स ऑफ कैपिटल। मुर्गियों को ख़रीदने के लिए अधिकतम रुपए 5,000 रुपये हैं तो हमें 5,000 रुपये से मुर्गियाँ ख़रीदना है। पहले प्रकार की मुर्गी 40 रुपये की आती है। पहले प्रकार की जो मुर्गी है वो 40 रुपये प्रति मुर्गी आती है, एक मुर्गी 40 रुपये की आती है। जबकि दूसरे प्रकार की मुर्गी है वो 100 रुपये प्रति मुर्गी आती है और हमें कितने रुपए में ख़रीदना है, 5,000। पहले प्रकार की एक्स मुर्गी ख़रीदी हुई हैं 40 रुपये की रेट से, दूसरे प्रकार की वाई मुर्गियां ख़रीदी हुई हैं 100 रुपये की रेट से और इन पर किया जाने वाला व्यय कम और बराबर होना चाहिए 5,000 के। 5,000 से ज़्यादा नहीं खर्च करना है तो हो जाएगा 40x प्लस 100y लेस देन इक्वल 5,000 जो हो गया पूंजी के लिए निवाद। इसी प्रकार यहाँ पर स्थान का निवाद दिया हुआ है, प्लेस का भी यहाँ पर लिमिटेशन है तो स्थान का निवाद तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 50 से अधिक मुर्गियाँ नहीं रखी जा सकती। तो यहाँ पर क्या लिमिटेशन है, 50 से अधिक मुर्गियाँ नहीं रखी जा सकती। 50 से अधिक मुर्गियाँ नहीं रखी जा सकती। अब रखने के लिए जो जगह है वो हमारे पास केवल 50 है। हमारे पास नंबर में पहले प्रकार की मुर्गियाँ x हैं और दूसरे प्रकार की मुर्गियाँ y हैं जिनका टोटल छोटा और बराबर होना चाहिए 50 के। 50 से ज़्यादा मुर्गियाँ यहाँ पर हम नहीं रख सकते हैं, इसलिए ये हो गया। अब हमारे पास लाभ का निवाद है। लाभ का निवाद constants for profit
इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 100 रुपये से अधिक का लाभ मिल सके, 100 रुपये से अधिक लाभ मिल सके, हमें कम से कम 100 रुपये लाभ कमाना है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट फंक्शन था उसी से देखें पहले प्रकार की मुर्गियों से 1.5x का प्रॉफिट होता है और दूसरी प्रकार की मुर्गियों से 4.5y का प्रॉफिट होता है, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 100 होना चाहिए। ये हमारा लाभ जो हमने कैलकुलेट किया था उद्देश्य फलन से वहीं से लिया हुआ है। तो प्रॉफिट जो हमारा मैक्सिमम है वो भी हमें 100 रुपये से अधिक होना चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास रहेगी अऋणात्मक शर्त। तो अऋणात्मक शर्त नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो नॉन नेगेटिव कंडीशन ये बताती है कि वैल्यू ऋण में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ खरीदी जाने वाली मुर्गियों की संख्या है, ये संख्या 0 हो सकती है, 0 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकती है। पहले प्रकार की खरीदी गई मुर्गियों की संख्या x है जो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। दूसरे प्रकार की खरीदी गई मुर्गियों की संख्या y है जो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। खरीदी गई मुर्गियों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से ज़्यादा हो सकती है। अब इन सारे इक्वेशन को यदि हम क्लब कर देते हैं, समस्या का गणितीय रूप या रेखीय प्रक्रमण रूप, इसे हम रेखीय प्रक्रमण रूप भी बोलते हैं, रेखीय प्रक्रमण रूप, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम इन लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्म। अब हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट फंक्शन था 1.5x प्लस 4.5y इक्वल टू z, और वैल्यू ऑफ z हमारी कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन हुआ। अब कैपिटल से क्या लिमिटेशन आई कि 40x प्लस 100y लेस देन इक्वल 5000 होना चाहिए, क्योंकि 5000 से अधिक पूंजी नहीं है। प्लेस से जो बना हुआ है x प्लस y लेस देन इक्वल 50 होना चाहिए। अब प्रॉफिट से बना हुआ है इसी से कि 1.5x प्लस 4.5y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 100 होना चाहिए। नॉन नेगेटिव कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी। ये हमारा समस्या का आंसर हो जाएगा।